हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईजीवे कॉमर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग वीडियो सीरीज़। और आप देख रहे हैं इसमें किराया क्रय पद्धति हायर परचेज अकाउंट्स। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज। तो जैसा आपको पता है कि हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टीज होती हैं, एक जो बायर है और दूसरा सेलर। यानी कि एक को हम हायर परचेजर कहते हैं और दूसरे पार्टी को हम हायर बायर या हायर सेलर या वेंडर कहते हैं। तो इसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में या तो हायर परचेजर की बुक्स में आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने होंगे या हायर सेलर के लिए। तो हम शुरू करते हैं वीडियो हायर परचेजर के बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को लेकर के। तो हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने के दो यहाँ पे मेथड्स हैं, दो अप्रोच हैं। पहला है एसेट्स एक्रूअल मेथड और सेकंड मेथड से है क्रेडिट परचेज मेथड। और जबकि सेलर की बुक्स में रखने का एक ही तरीका वो है क्रेडिट सेल्स। तो देख लेते हैं एसेट्स एक्रूड मेथड क्या है। दिस अप्रोच इज अडॉप्टेड बाय दोज हायर परचेजर्स हु अंडरस्टैंड दैट दे हैव बिकम the owner of that portion of assets only for which payment has been made by them। तो यानी कि जैसे नाम से क्लियर है, एसेट्स एक्रूड में जो हायर बायर हैं, जो हायर परचेजर हैं, वो सिर्फ उतनी अमाउंट से एसेट्स को अपने बुक्स में लिखते हैं जितने के लिए उन्होंने पेमेंट कर दिया है। क्योंकि हायर परचेज सिस्टम में आपको मालूम है कि जो बायर होता है वो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाती है, यानी जब फुल पेमेंट चला जाता है, तभी वो एसेट्स का ओनर बनता है। तो वो ये मान के चलते हैं, एक्रूड मेथड में ये मान के चलते हैं बायर कि हम अभी इसके ओनर तो बने नहीं हैं, हम सिर्फ उस पार्ट का ओनर बन रहे हैं जितना हम उसके लिए पेमेंट कर चुके हैं। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ उस अमाउंट से हम एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे जिस अमाउंट को बायर ने पे कर दिया है। यहीं पे जो दूसरा अप्रोच है, कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि भैया हमने एसेट्स को क्रेडिट परचेज किया है और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी में ही जब उनको एसेट्स मिलती है तो वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं और वो मान के चलते हैं कि हम इसके ओनर भी होंगे। तो ये मेथड उन लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है जो इसको एक रेगुलर सेल्स या रेगुलर परचेज इसको मानते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एसेट्स का कैश प्राइस होगा उस कैश प्राइस से ही हम क्या कर देंगे, एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो दो मेथड हैं, तो शुरू करते हैं हम पहला मेथड लेके चलते हैं। हालांकि इनके अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड होंगे, जनरल एंट्रीज होंगी, वो दोनों केसेस में डिफरेंट होंगी। तो शुरू करते हैं एसेट्स एक्रूड मेथड। इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परचेजर के बुक्स में, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेंडर के बुक्स में। तो शुरू करते हैं हम अंडर एसेट्स एक्रूड मेथड। तो बेसिकली 5 एंट्रीज इसमें की जाती हैं। सबसे पहली एंट्री होगी एट द पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। जब एग्रीमेंट साइन किया जाता है दोनों के द्वारा, दो पार्टीज के द्वारा, तो उस एग्रीमेंट साइन होने पे डाउन पेमेंट दी जाती है। तो डाउन पेमेंट जैसे ही दिया जाएगा तो उसकी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर सपोज दैट डाउन पेमेंट 10,000 रुपीज़ का था तो एसेट्स यानी कि एक्रूअल मेथड में ये होगा कि ओनर जो बायर है वो ये मानते हैं कि हमने 10,000 रुपये इस एसेट्स के लिए दे रखे हैं, तो वो 10,000 रुपये तक के उसके ओनर बने हैं। तो इसलिए एसेट्स अकाउंट को सिर्फ 10,000 रुपये यानी कि जो डाउन पेमेंट उन्होंने दिया है उसकी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा टू कैश अकाउंट। तो ये डाउन पेमेंट की एंट्री होगी जो एक ही बार होगी करीब करीब। और ये बाकी की 2 से लेके 5 तक की जो एंट्रीज हैं, ये 4 एंट्री आपकी रिपीट होंगी। इसमें क्या आएगा, पहला सेकंड जो एंट्री है वो है इंस्टॉलमेंट ड्यू के लिए। चूँकि इंस्टॉलमेंट में दो चीज़ें इंक्लूड होंगी, एक तो इंस्टॉलमेंट में कैश होगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी ड्यू की एंट्री एसेट्स अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू हायर वेंडर्स अकाउंट। और एसेट्स अकाउंट में जो मशीनरी का कैश प्राइस का जो पार्ट आ रहा होगा वो हो जाएगा, और इंटरेस्ट में उस पीरियड का, उस इंस्टॉलमेंट के टाइम का जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो आ जाएगा। और ये पेबल होंगी टू वेंडर्स अकाउंट। फिर पेमेंट कर दिया जाएगा, तो वेंडर रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, वेंडर अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट। और उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है।
डेप्रिसिएशन ये साल के अंत में होगा। हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट अगर बाई एनुअल है, हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार होंगी, क्वार्टरली है तो 4 बार होंगी, लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा साल के अंत में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री हो जाए, डेप्रिसिएशन की जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। और लास्ट में फिर हम इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चूँकि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट था वो क्लोज हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन भी नॉमिनल अकाउंट है वो भी क्लोज हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये एंट्री है हायर परचेजर की बुक्स में, और जब ये मान के चलते हैं जो मेथड वो अडॉप्ट कर रहे हैं वो अगर एसेट्स अक्रूड मेथड होगा तो इस तरह की जनरेट इसमें की जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो एसेट्स अक्रूड मेथड है यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ट करने का जो मेथड रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस वो रहेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हालांकि ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर इन केस नहीं दिया है और आपसे कहा जाए कि डेप्रिसिएशन को एज्यूम कीजिए, वैसे भी अगर नहीं भी कहा तो फिर भी हम चूँकि फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रिसिएशन को हम एज्यूम करेंगे। तो रेट आपने चलो जो भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले लिया 10% 20%, लेकिन जो डेप्रिसिएशन का मेथड अप्लाई होगा एक्रूअल मेथड में तो वहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है यूज किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो अप्रोच है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और दूसरा मेथड है क्रेडिट परचेज मेथड। तो क्रेडिट परचेज मेथड जो है एक रेगुलर परचेज की तरह ही इस मेथड को यूज समझा जाता है बायर के द्वारा। इसमें भी जो एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट होता है हायर परचेजर और वेंडर के बीच में। तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो बायर है वो अपनी बुक में एंट्री लिखता है एसेट्स अकाउंट डी आर टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यानी कि वो ये मान के चलते हैं कि हमने जो है एक क्रेडिट में हमने एसेट्स को परचेज किया है, और ये मान के चलते हैं कि उसी समय हम क्या होंगे उसके ओनर होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो एसेट्स अकाउंट की वैल्यू होगी वो पूरा का पूरा जितना भी उस मशीनरी का कैश प्राइस है, सपोज दैट 1 लाख रुपए है, तो वो कितने से होगा 1 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगा। और हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट कितना उसको दे है, पेबल है 1 लाख रुपए। तो ये एंट्री हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। सेकेंड पेमेंट होगी अगर डाउन पेमेंट हो रही है कोई, तो डाउन पेमेंट चूँकि जो हायर वेंडर अकाउंट था तो वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर है तो इसलिए रिसीव करने में हो जाएंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यानी कि एक हिसाब से अब हमने हायर वेंडर को 10,000 से डेबिट कर दिया तो बैलेंस कितना हो जाएगा 90,000, 90,000। तो ये डाउन पेमेंट की हो गया। फिर उसके बाद जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो इंटरेस्ट ड्यू की यहाँ पे जो है एंट्री आएगी, लेकिन याद रखिएगा इसमें सिर्फ इंटरेस्ट की ही यहाँ पे जो है एंट्री आएगी। यहाँ पे हम सिर्फ जो भी कैलकुलेशन के थ्रू जो भी मेथड अप्लाई हो रहा होगा उसके बाद जो इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू हायर वेंडर अकाउंट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री आएगी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में चूंकि रिसीवर हायर वेंडर होगा तो हायर वेंडर अकाउंट डी आर टू कैश। और इस कैश में दो चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, एक तो ये इंटरेस्ट हो गया, एक तो इंटरेस्ट जो आ रहा होगा प्लस मशीन का जो इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस है। तो दो चीज़ें होंगी यहाँ पे कैश में, दो चीज़ों का टोटल होगा, दो चीज़ें इंक्लूड होंगी इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री आएगी, साल के लास्ट में आएगी डेप्रिसिएशन की एंट्री वही रहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स अकाउंट। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसमें कोई भी मेथड हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है और रिटन डाउन मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी हो सकता है। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो टोटल कैश प्राइस पे ही जो है डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा टू एसेट्स अकाउंट। और लास्ट में जब डेप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, मीन्स क्लोज हो जाएंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चूँकि दोनों नॉमिनल अकाउंट हैं तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरह से ये जो सेकेंड अप्रोच था, सेकेंड मेथड था, जिसमें बायर ये मान के चलते हैं, उनका ये ओपिनियन होता है कि जो मशीनरी हमने परचेज की है वो एक हिसाब से हमने क्रेडिट परचेज के तौर पे उसको हमने क्रय किया है। तो यहाँ इस तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें होगा।
थोड़ा इसमें डिफरेंस है, अप्रोच में बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना होगा। एक्रूअल मेथड में जितना अमाउंट जितना एक हिसाब से मशीनरी के लिए पे कर रहे हैं, जितना इंस्टॉलमेंट के तौर पे कैश प्राइस दे रहे हैं, उतने ही एसेट्स के वो ओनर बन रहे हैं, तो हम उसी अमाउंट से क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करते जाएंगे। लेकिन क्रेडिट परचेज में ये मान के चलते हैं कि हम इसके ओनर बन गए, तो पहली बार में ही पूरे के पूरे जो भी मशीनरी का कैश प्राइस होगा उससे हम क्या कर लेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। बेसिक सा ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। दूसरी पार्टी जो है हायर वेंडर, कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हायर वेंडर के बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए या जर्नल एंट्रीज करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा हायर वेंडर सिर्फ एक ही मेथड उसके पास होता है या एक ही तरह का यहाँ पे मेथड है, वो है ओनली क्रेडिट सेल्स। तो वो इसको जो ट्रीट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स इसको ट्रीट करते हैं। तो हायर वेंडर के उसमें क्या क्या एंट्री होंगी, देखिए एट द टाइम ऑफ, चूँकि क्रेडिट सेल्स है तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट की एंट्री होगा। तो एग्रीमेंट में जो एंट्री हो जाएगी मशीनरी के हिसाब से, क्रेडिट सेल्स मशीनरी को किया तो हायर परचेजर से अकाउंट वो डेटर हो गया, और टू हायर सेल्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स अकाउंट के बजाय हम क्या लिखेंगे, टू हायर सेल्स अकाउंट विद द टोटल कैश प्राइस। जितना मशीनरी का टोटल कैश प्राइस होगा उस कैश प्राइस से हम क्या करेंगे, इसको सॉरी डेबिट करेंगे। दूसरा, डाउन पेमेंट अगर रिसीव हो रही होगी तो क्या एंट्री होगी, डाउन पेमेंट चूँकि हम वेंडर के बुक्स में कर रहे हैं, सेलर के बुक्स में कर रहे हैं, तो वो कैश रिसीव को करेंगे, तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट DR टू हायर परचेजर्स अकाउंट। और जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री लिखेंगे। इसमें भी हम जो है सेपरेट सेपरेट इसको हम लिखेंगे, तो हो जाएगा हायर परचेजर्स अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा इसमें इंटरेस्ट अकाउंट सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, ये एक्चुअली इसको यहाँ पे समझिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। और फिर फॉर रिसीप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट को जब रिसीव करने की एंट्री आएगी ड्यू के बाद, तो हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू हायर परचेज अकाउंट। इस कैश में ये दो चीज़ें इंक्लूड होंगी, जो कैश रिसीव करेंगे इस कैश में, एक तो मशीनरी का कैश प्राइस होगा और दूसरा जो है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। तो ये एंट्री हो जाएगा। और पांचवा जो फिफ्थ एंट्री है वो ट्रांसफ़र की एंट्री होगी। इसमें भी जो है इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट था और एक हिसाब से रेवेन्यू इनकम है वेंडर की, तो ये साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसकी इनकम है, रेवेन्यू है, तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा चूँकि ये इनकम है। और फॉर ट्रांसफरिंग हायर सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे एक एडिशनल एंट्री, चूँकि ये सेल्स था इसके लिए, तो ये सेल्स एंट्री है, तो सेल्स भी जो है रेवेन्यू है, तो इसलिए इसकी भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और सेल्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं साल के अंत में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हो जाएगा हायर सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट को क्लोज कर देंगे और कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये एडिशनल एंट्री जो है सेलर के केस में, जो कि ये सेलर है और सेल्स जो है एक हिसाब से रेवेन्यू इनकम है, और रेवेन्यू अकाउंट क्लोज होंगे तो सेल्स अकाउंट जो है क्लोज होकर के ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि सेलर के केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, चूँकि नो एंट्री इज पास्ड इन सेलर्स बुक फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट्स बायर को डिलीवर हो गई है और एसेट्स को जो यूज कर रहा है वो बायर यूज कर रहा है, तो इसलिए वो बायर की बुक्स में ही डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा, सेलर के बुक्स में डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन के लिए कोई भी एंट्री जो है इन द बुक्स ऑफ वेंडर या सेलर पास नहीं की जाएगी। तो बेसिकली ये 6 एंट्री जो है यहाँ पे होंगी, जिसमें से आप देख सकते हैं 3 से लेके 6 तक की जो लास्ट के 4 एंट्रीज हैं ये रिपीट नेचर की होंगी, यानी कि जितने इंस्टॉलमेंट में होगा उतनी बार ये 2 एंट्री को उतनी बार किया जाएगा। अगर हाफ ईयरली होंगी तो ये 2 बार होंगे, क्वार्टरली होंगी तो 4 बार होंगी, और एनुअल अगर होंगी तो ये लास्ट के जो 4 एंट्री हैं एक साथ होंगी। ये लास्ट और सेकेंड लास्ट की जो एंट्री है 5 और 6, ये वाली एंट्री सिर्फ साल के अंत में होगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में ये एंट्रियाँ की जाएंगी। उसके बाद ये देख लेते हैं कि नेसेसरी अकाउंट्स, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर या हायर वेंडर, जो भी दिया है। तो नेसेसरी अकाउंट कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं।
हायर परचेजर के बुक्स में 4 नेसेसरी अकाउंट होते हैं। पहला एसेट्स अकाउंट हो गया जो कि रियल अकाउंट है, दूसरा वेंडर्स अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट, और तीसरा इंटरेस्ट अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर था ये, और चौथा अकाउंट यहाँ पे बनता है डेप्रिसिएशन, और जो भी क्या है नॉमिनल अकाउंट है। तो 4 नेसेसरी अकाउंट बनेंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और दूसरी साइड जो दूसरी पार्टी है हायर वेंडर के बुक्स में 2 नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं। एक बनता है हायर परचेजर से अकाउंट जो कि बायर का अकाउंट है, हायर परचेजर डेटर से है, पर्सनल अकाउंट होगा, और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है और वेंडर के लिए वो इनकम है। तो ये 4 अकाउंट परचेजर के और 2 अकाउंट वेंडर के बुक्स में बनाए जाएंगे। अगर इनके नाम दिए हैं तो ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाना है अगर स्पेसिफाई किया तो ठीक है। अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो आप लोगों के समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट नेसेसरी अकाउंट के में आते हैं। तो इतना ही था इसमें। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।